हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को प्रभावक तत्वों के रूप में, और वहां हमने जाना था वंशानुक्रम को। वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम की प्रोसेस कैसे होती हैं, और उसके बाद लिंग का निर्धारण कैसे होता है, जुड़वां बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन सारी चीज़ों को लेके हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आज उसी से आगे हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने समझा है, जाना है कि वंशानुक्रम बालक को माता पिता से मिलने वाले गुण और विशेषताओं का एक योग होता है। तो इस वंशानुक्रम की जो प्रोसेस है, वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और अध्ययन के बाद कुछ नियम और प्रिंसिपल्स बनाए। उन नियमों और सिद्धांतों को वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत कहा जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि जो वंशानुक्रम की प्रोसेस होती है, वंशानुक्रम के रूप में बालक को जो माता पिता से और पूर्वजों से गुण और विशेषताएं प्राप्त होती हैं, इसके कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं और इन्हें ही वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम कहा जाता है दोस्तों। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन कौन से नियम हैं जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया पर लागू होते हैं, या फिर वंशानुक्रम इन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार बालक में आगे आता है और बालक के विकास के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण वंशानुक्रम के नियमों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पहला नियम है हमारा बीजकोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। देखिए, बीजकोष की निरंतरता का नियम यह कहता है कि बालक में जो संयुक्त कोशिका होती हैं, इस संयुक्त कोश जिससे बालक का निर्माण होता है, इस बालक में माता पिता के माध्यम से कुछ जर्म प्लाज्म भी शिफ्ट हो जाते हैं, जिन्हें उत्पाद कोश कहा जाता है। अगर ये बालक मेल है तो इसमें मेल वाला उत्पाद कोश होगा, स्पर्म होगा, और ये बालिका है तो इसमें ओवम होगा, उत्पाद कोश। ये उत्पाद कोश जो माता पिता से संयुक्त कोश के साथ बालक में आए हैं, यह इस बालक में अपने जीवन में वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, अपनी संतति को उत्पन्न करने में भूमिका निभाते हैं, और इसके द्वारा उत्पन्न की गई संतति में ये फिर जो उत्पाद कोश हैं, ये फिर आगे शिफ्ट हो जाता है। उसके द्वारा फिर जब आगे संतति उत्पन्न की जाती है तो और आगे शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार जो उत्पाद कोश होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलता रहता है। इस नियम को या सिद्धांत को कहा जाता है बीजकोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। दोस्तों, यह नियम दिया है विजमेन ने। विजमेन ने वंशानुक्रम की प्रक्रिया को अध्ययन किया और यह प्रिंसिपल दिया है। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। जन्म देने वाला बीजकोष का मतलब हो गया संयुक्त कोशिका जो हमने पीछे जानी थी, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। बीजकोष का कार्य केवल उत्पाद कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, इस नियम को कहा जाता है बीजकोष की निरंतरता का नियम। इस बीजकोष की निरंतरता के कारण ही हमारा वंश आगे से आगे चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतति आगे से आगे चलती रहती है, जीव आगे से आगे सृष्टि में बनते रहते हैं। अगर ये बीजकोष समाप्त हो जाए, स्पर्म या ओवम समाप्त हो जाए, तो फिर अगली संतति हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसके बाद हमारी संतति आगे की संतानों को कैसे उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए यह बीज को समाप्त नहीं होता। इस जीव की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को आगे चलाने के लिए एक संतान से दूसरी संतान में लगातार चलता रहता है। और यह वंशानुक्रम की प्रक्रिया में यह जो चीज है, ये यूनिवर्सल है, हर एक जीव में होती है, हर एक प्राणी में होती है मोस्टली। इसीलिए वंशानुक्रम में यह सिद्धांत कहलाता है बीजकोष की निरंतरता का नियम। दूसरे नियम को चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नियम है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम कहता है दोस्तों कि जैसे माता पिता हैं वैसी उनकी संतान होगी। क्यों होगी? क्योंकि माता पिता के संयुक्त कोष, माता पिता के उत्पाद कोष से ही संयुक्त कोष बना है, और उस संयुक्त कोष से जीव का निर्माण हुआ है, बालक का निर्माण हुआ है। इसीलिए माता पिता के जो गुण और विशेषताएं हैं वो बालक में आते हैं और बालक माता पिता के समान होते हैं। यह नियम कहलाता है समानता का नियम।
यहां भी विजमेन ने इसको दिया है। विजमेन कहते हैं इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता हैं वैसी उनकी संतान होती हैं। संतान की शारीरिक रचना, देखो दोनों चीज है यहां पर, फिजिकल स्ट्रक्चर और मानसिक योग्यता उनके माता पिता से मिलती जुलती होती हैं। ऐसा नियम कहलाता है समानता का नियम, विजमेन ने दिया है। यहां आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए इस पहले डायग्राम में कि माता पिता, ये दादी हैं, ये मम्मी हैं, ये बेटी हैं, एक जैसी हैं, दिखने में रिसेम्बलेंस हो रही है क्योंकि यह वंशानुक्रम को शो करता है। यहाँ भी दो पिक्चर एक जैसे हैं, यहाँ कुछ किट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारे के सारे माता पिता के जैसी संतानों को होना जिस नियम में आता है वह नियम कहलाता है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। यह जो विशेषताएं हैं जो समान होती हैं ये फिजिकल स्ट्रक्चर में हो सकती हैं, बाहरी रंग रूप में, लंबाई में, चौड़ाई में, फेस में, हाव भाव में हो सकती हैं। इसके अलावा मानसिक योग्यताओं में, आंतरिक क्षमताओं में भी यह समानता पाई जाती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नियम है विभिन्नता का नियम। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हो वैसी उनकी संतान हो, यह भी नियम है। यह भी नियम है कि जैसे माता पिता हैं वैसी संतान होती हैं, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए यह भी कह सकते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उसकी संतान नहीं होती है। और यह जो नियम है लॉ ऑफ वेरिएशन, यह दिया है दोस्तों डार्विन और लेमार्क ने। डार्विन और लेमार्क दोनों अध्ययन करके अपने सिद्धांतों में उन्होंने सिद्ध किया कि माता पिता से उनकी संतानें भिन्न हो सकती हैं। और यह जो भिन्नता है यह आने के पीछे क्या कारण है, उन्होंने दो कारण इसके लिए महत्वपूर्ण माने हैं। एक कारण माना है उत्परिवर्तन, दूसरा माना है प्रकृति चयन। लेमार्क और डार्विन कहते हैं कि प्रकृति चयन की प्रक्रिया के दौरान तथा उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान एक जीव या एक पीढ़ी जो है नई चीजें अपने आप में हासिल कर लेती हैं, और यह जो नई चीजें उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं ये अगली संतति में चली जाती हैं। इसीलिए माता पिता से उनकी संतान अलग भी हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती हैं। देखिए क्या कहता है यह नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर, बिल्कुल समान की बात हो रही है, बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक माता पिता के बालक दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समानता रखने का मतलब क्या हो गया, दोनों के माता पिता एक ही हैं, दोनों के माता पिता एक ही हैं, कुछ चीजें समान भी हो सकती हैं। फिर भी एक माता पिता की 5 संतानें हैं तो 5 संतानों में बुद्धि की मात्रा अलग अलग होगी, एक जैसी बुद्धि नहीं होगी, रंग भी उनका जरूरी नहीं एक जैसा हो, स्वभाव भी जरूरी नहीं एक जैसा हो, और भी कई सारे आयामों में देखा जाए तो भिन्नता पाई जाती है। इस नियम को कहा जाता है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम डार्विन व लेमार्क ने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया, और इसके लिए 2 उन्होंने कारण बताए हैं। पहला है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, और दूसरा है दोस्तों प्राकृतिक चयन, नेचर सिलेक्शन। इन दोनों के कारण ही वंशानुक्रमीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन दोनों के कारण ही वंशानुक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। उन्नयन का मतलब अपडेशन होता है, ये चीजें अपडेट होती हैं। अपडेट होने का मतलब क्या हो गया कि एक पीढ़ी जो होती है वो अपने जीवन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए और बेटर करने के लिए नई योग्यताएं और दक्षताएं हासिल करती है। जैसे इसमें प्रकृति चयन है, इसको मैं बताता हूं आपको। प्रकृति चयन का मतलब क्या होता है, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी सर्वाइव द फिटेस्ट, कि जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो डॉग्स होते हैं उनके कई सारे बच्चे होते हैं, पिग्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं, और भी कई सारे जीव होते हैं सृष्टि में जिनके कई सारे बच्चे होते हैं। लेकिन क्या वो सारे के सारे बच्चे, सारी की सारी संतानें जीवित रह पाती हैं? जी नहीं, सारी की सारी संतानें जीवित नहीं रह पाती हैं। जैसे हम अपने परिवेश से समझते हैं, डॉग्स के कई सारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों में से कुछ बच्चे होते हैं जो भूख प्यास के कारण मर जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको उनके माता पिता ही खा जाते हैं, कुछ को कोई दूसरे खा जाते हैं। 5 बच्चे 10 बच्चे हुए, उनमें से बहुत सारे बच्चे पहले ही मर जाते हैं, सारे जीवित नहीं रह पाते हैं, कुछ जन्म के समय, कुछ थोड़े दिनों बाद, कुछ थोड़े दिनों बाद।
तो यहां पर क्या क्या प्रिंसिपल लागू होता है कि लास्ट में अंत तक जीवित कौन रहा? अंत तक जीवित वो रहा जिसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना लिया, प्रकृति के अनुसार अपने आप में गुण और विशेषताएं विकसित कर ली, वही संतान लास्ट तक जीवित रहती है। इसीलिए कहते हैं कि सर्वाइव द फिटेस्ट, वही सर्वाइव कर पाता है जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना लेता है, फिट कर लेता है, वही जीवित रह पाता है। तो यहां अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए उस जीव ने प्रकृति के साथ विभिन्न समायोजन किया, विभिन्न चीजों को अपने आप में बनाया, विकसित किया, डेवलप किया। तो अपने आप में जो उसने विशेषताएं डेवलप की, विशेष गुण और योग्यताएं डेवलप की, क्यों डेवलप की? अपने आप को प्रकृति में जीवित रखने के लिए, प्रकृति के अनुसार समायोजित करने के लिए। तो जो उसने अपने आप में गुण और विशेषताएं विकसित की, बाहर से कुशलताएं, दक्षताएं अपने आप में बनाई, वह क्या करती हैं? उसमें उन्नति लेकर आती हैं, उन्नयन करती हैं विशेषताओं का। और इस कारण माता पिता की जो चीजें हैं वो संतानों में दिखाई नहीं देती हैं, या फिर माता पिता से संतान जो है वो भिन्न दिखाई देती हैं, भिन्न प्रतीत होती हैं। इसे कहा जाता है विभिन्नता का नियम। आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। दोस्तों, अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। फ्रांसिस गाल्टन ने इस नियम को दिया है। फ्रांसिस गाल्टन क्या कहते हैं कि जो वंशानुक्रम का नियम होता है, वंशानुक्रम की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में माता पिता के सामान्य गुण ही अपनी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, विशिष्ट गुण वहां पर स्थानांतरित नहीं होते हैं। एक और चीज, दूसरी चीज क्या कहती है कि प्रत्यागमन शब्द को समझते हैं। प्रत्यागमन मतलब गमन यानी जाना, प्रत्या बना है प्रति से, मतलब अपोजिट जाना, विपरीत जाना, ये कहलाता है प्रत्यागमन। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि माता पिता से उनकी संतानें विपरीत होती हैं, विपरीत गुण और लक्षण उनमें प्रकट होते हैं, यह कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। एक बार देखते हैं डिटेल से। फ्रांसिस गाल्टन ने इसको प्रतिपादित किया है। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। देखो यहां पर क्या है, ये नेचर है, ये प्रकृति है, प्रकृति का सिस्टम है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचर में क्या नियम है कि एक ही जाति के प्राणियों को सिमिलर रखने के लिए विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ही आगे स्थानांतरित करते हैं। अगर विशिष्ट गुण भी स्थानांतरित होते रहते तो क्या होता? एक पीढ़ी ने जितनी नई विशिष्टताएं, योग्यताएं, दक्षताएं हासिल की, वो सारी की सारी अगली पीढ़ी में चली जाती। अगली पीढ़ी फिर से नई योग्यताएं, कुशलताएं, दक्षताएं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए नई चीजें विकसित करते हैं, वो फिर आगे चली जाती। तो इस प्रकार से एक प्रजाति तो बहुत आगे से आगे बहुत उच्च श्रेणी पर पहुंच जाती। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि सामान्य गुण ही अगली संतति में स्थानांतरित होते हैं, विशिष्ट गुण वहां पर नहीं जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। उसी चीज को अन्य शब्दों में कहा गया है। अब प्रत्यागमन का नियम कैसे प्रकट होता है, कैसे लागू होता है? देखिए, माता पिता के ठीक विपरीत संतान का होना प्रत्यागमन का नियम है। विपरीत संतान का होना, विपरीत संतान का मतलब क्या हो गया? जैसे लंबे माता पिता के बोने बच्चे होना, बोने माता पिता के लंबे बच्चे हो जाना, बहुत बुद्धिमान माता पिता का बालक सामान्य बुद्धि या कम बुद्धिमान हो जाना, बहुत ही निम्न बुद्धि वाले माता पिता की संतान का सामान्य बुद्धि हो जाना। इस तरह की चीजें जब संतानों में वंशानुक्रम के माध्यम से प्रकट होती हैं, दिखाई देती हैं, व्यवहार में झलकती हैं, तो यहां पर लागू होता है दोस्तों प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। देखिए सोरेनसन क्या कहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन कहलाती है। सोरेनसन की परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। देखो कैसे, अगर हम बुद्धि लब्धि के आंकड़ों को लेके बात करें तो सामान्य बुद्धि लब्धि जो है वो हम 100 मान के चलते हैं। 100 से ऊपर अगर आगे की बात करें तो 140 या इससे ज्यादा की बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली कहा जाता है।
ठीक। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ चलेंगे अपन, तो जो 25 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको हम इडियट या डल बोल देते हैं, उससे नीचे वाले को। तो यहां पर तीन चीजें हैं। ये 100 सामान्य बुद्धि लब्धि को इंगित करता है, 100 से ऊपर उच्च बुद्धि लब्धि या प्रतिभाशाली को इंगित करता है, और नीचे वाला जो है निम्न कोटि को इंगित करता है। यहां थोड़ा समझते हैं क्या कहता है सोरेनसन, या सोरेनसन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। एक बार फिर से देखिए, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति। तो माता पिता, ये मदर फादर जो हैं, अगर मान लीजिए उच्च प्रतिभा वाले हैं, 140 बुद्धि लब्धि वाले हैं, तो इनके बच्चों का कम प्रतिभावान होना, इसका मतलब ये लगभग सामान्य औसत बच्चे होना क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। याद रखिए, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे निम्न कोटि पे नहीं जा रहे हैं, निम्न कोटि पे नहीं जा रहे हैं। प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली, इनकी तुलना में कम प्रतिभाशाली मतलब सामान्य पे आ रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि, देखो लैंग्वेज समझते हैं। बहुत निम्न कोटि का मतलब हो गया 25 या उससे भी नीचे, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले बहुत निम्न कोटि कहलाएंगे। तो इससे और नीचे तो निम्न कोटि होगी, लेकिन निम्न कोटि में कम निम्न कोटि का मतलब हो गया ये भी ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत निम्न कोटि के बच्चे कम निम्न कोटि का मतलब हो गया माता पिता की तुलना में इनकी जो निम्नता है वो कम है। माता पिता ज्यादा निम्न है और बच्चा उनसे कम निम्न है। इसका मतलब क्या हो गया? माता पिता अगर 25 बुद्धि लब्धि वाले हैं, 25 से नीचे वाले हैं, तो इनकी संतान थोड़ी ऊपर आ जाएगी, 80, 90 या 70 बुद्धि लब्धि वाली होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? बहुत निम्न कोटि होना एक विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण है, सामान्य व्यक्तियों में नहीं होता, बहुत कम में होता है, तो विशिष्ट हो गया। तो यह विशिष्ट गुण संतान में नहीं गया। संतान में कौन सा गुण गया? संतान में सामान्य गुण गया। मतलब बहुत निम्न कोटि बुद्धि में होना ये विशिष्ट है, लेकिन सामान्य औसत बुद्धि होना सामान्य चीज है। तो बहुत निम्न कोटि के माता पिता की संतान उससे ज्यादा निम्न न होकर उससे कम निम्न होती हैं, इसका मतलब सामान्य की ओर आती हैं। ऐसे ही बहुत उच्च बुद्धि लब्धि वाले माता पिता है, उनकी संतान उनकी तुलना में थोड़ी सी कम प्रतिभाशाली होती हैं, तो ये भी कहाँ आ रही है? सामान्य की ओर आ रही है। तो विशिष्टता बहुत ऊपर है तो भी विशिष्टता है, बहुत नीचे है तो भी विशिष्टता है। तो फिर से समझते हैं इस नियम को, क्या कहता है कि विशिष्ट गुणों का या विशिष्ट कैटेगरी का जो गुण और विशेषता है बालक में, वह विशिष्ट स्थानांतरित नहीं होती, उसके बजाय सामान्य स्थानांतरित होती हैं। इस प्रकार से ये जो माता पिता के ठीक विपरीत होना, माता पिता बहुत विशिष्ट हैं तो संतानों का सामान्य हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, यही वाला था, माता पिता के ठीक विपरीत संतान का होना कौन सा वंशानुक्रम का नियम है। हमारा अगला नियम है दोस्तों अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। देखिए, हर जीव या बालक इंसान अपने जीवन में अपने आप को और बेटर करने के लिए, उन्नयन लाने के लिए कई सारे नए गुणों को, क्षमताओं को, कुशलताओं को, दक्षताओं को, विशेषताओं को अर्जित करता है, हासिल करता है। इन्हें कहा जाता है एक्वायर्ड। अब ये जो उसने अर्जित किया है, एक्वायर किया है, ये जब उसके व्यवहार में आ जाते हैं, उसके अंदर रच बस जाते हैं, उसकी प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं, तो यह ट्रेट्स कहलाते हैं, उसके शील गुण कहलाते हैं। तो हर एक जीव अपने जीवन में कई सारी चीजों को अर्जित करता है, कई सारी क्षमताओं को, गुणों को, विशेषताओं को, कुशलताओं को या शारीरिक संरचनाओं को अर्जित करता है, हासिल करता है, बनाता है। तो एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी गुण और विशेषताएं अर्जित की हैं, यह गुण और विशेषताएं उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतति में जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं, वंशानुक्रम में यह आगे पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अर्जित ऐसे गुण और क्षमताएं जो उस व्यक्ति को अपने माता पिता से वंशानुक्रम में नहीं मिले हैं, उसने खुद ने अर्जित किया है, यह गुण और विशेषताएं जब संतान में आगे चली जाती हैं, तो इस तरह के नियम को कहा जाता है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। और दोस्तों यह दिया है लेमार्क ने। लेमार्क क्या कहते हैं?
लेमार्क के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वंशानुक्रम में अपने बच्चों में वो गुण चीजें चली जाती हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पूरे वंशानुक्रम में एक क्रांतिकारी चर्चा का विषय रहा था। प्रारंभ में इसको मान्यता मिली थी, लेकिन आगे चल के कई सारे इसके विरोध भी हुए हैं। जितने भी नियम हमने जाने हैं उनमें से लगभग अधिकांश का या लगभग सभी का कोई ना कोई अपवाद भी हैं, उनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं संततियों में, कहीं ना कहीं वंशानुक्रम की प्रक्रिया में ये गुण और विशेषताएं या ये नियम लागू होते हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जाता, इनको वंशानुक्रम के नियम में शामिल किया हुआ है। देखिए यहां पर क्या कहते हैं लेमार्क कि बहुत पहले हमारी पृथ्वी पर कुछ जीव थे जो नीचे की झाड़ियों को खाते थे, लेकिन कुछ ऐसा नेचुरल डिसास्टर हुआ जिसके चलते लंबे समय तक नीचे चारा झाड़ियां खत्म हो गई, कुछ ऊंचे पेड़ बचे। अब उन जीवों ने अपने आप को जीवित रखने के लिए उन ऊंचे पेड़ों की झाड़ियों को खाना शुरू किया। जब थोड़ा समय और निकला तो जो नीचे नीचे की झाड़ियां थी, जो नीचे नीचे के बूटे थे पेड़ों के, वो भी खत्म हो गए। अब उनको जिंदा रहने के लिए जो और ऊपर बचा हुआ था उनको खाना था। तो इन्होंने लगातार अपने आप को जीवित रखने के लिए जो पेड़ थे, पेड़ों के और ऊपर और ऊपर और ऊपर के बूटियों को या उसके प्लांट्स को, लीव्स को खाने के लिए अपनी गर्दन पे लगातार काम करते रहे, प्रयास करते रहे। उससे क्या हो गया, इनकी गर्दन लंबी हो गई। ऐसा कौन कहते हैं? लेमार्क कहते हैं। तो ऐसा लगातार चलता रहा। एक पीढ़ी में गर्दन लंबी हुई, फिर जब अगली पीढ़ी, अगली संतान इस पीढ़ी के द्वारा उत्पन्न की गई, तो अगली संतान में, क्योंकि यहां इसने अर्जित की थी अपनी गर्दन को, माता पिता से गर्दन इतनी लंबी नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि इसको अपने को जीवित रखना था तो लगातार प्रयास कर गर्दन को थोड़ा लंबा किया। अब जो अगली संतान हुई, उस संतान की गर्दन पहले से ही लंबी थी। क्यों लंबी थी? क्योंकि इस एक पीढ़ी पहले वाले जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा किया था। अब जो अगली पीढ़ी थी उसकी गर्दन पहले से लंबी थी, उसने फिर अपने आप को जीवित रखने के लिए और प्रयास किए तो गर्दन थोड़ी और लंबी हो गई। अब इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी की गर्दन पहली पीढ़ी की तुलना में और ज्यादा लंबी थी, क्योंकि दूसरी पीढ़ी ने फिर से उसको बढ़ा लिया था। इस तीसरी पीढ़ी ने फिर अपना प्रयास किया अपने को जीवित रखने के लिए, गर्दन थोड़ी और लंबी हुई। ऐसे लगातार चलते क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन एक जमाने में सामान्य जानवरों के जैसी थी, लेकिन लगातार अर्जित गुणों को हस्तांतरित करते हुए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ऐसा लेमार्क महोदय कहते हैं, और इसे कहा जाता है दोस्तों अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। आगे चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है प्रभाविकता एवं वियोग का नियम। जोहेन ग्रीगर मेंडल, जो साइंटिस्ट भी थे, शिक्षक भी थे, एक पादरी थे चर्च में, इन्होंने वंशानुक्रम के नियमों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने प्रयोग किए। इन्होंने अपने प्रयोग सफेद व काले चूहों पर किए तथा मटर के पौधों पर भी किए। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से इन्होंने वंशानुक्रम के कई सारे महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए। उनमें से दो इंपॉर्टेंट ऐसे नियम हैं जिनकी हम यहां चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित दो नियम में से पहला नियम है दोस्तों प्रभाविकता का नियम, और दूसरा है वियोग का नियम। देखते हैं प्रभाविकता का नियम क्या है, वियोग का नियम क्या है। प्रभाव का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाव का नियम क्या कहता है कि माता और पिता दोनों के उत्पाद कोष से जीव बनता है, तो दोनों में जिसके गुण ज्यादा प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, वही गुण अगली संतान में ज्यादा प्रकट होते हैं, ज्यादा प्रदर्शित होते हैं। ऐसा उसने मटर के पौधों के साथ क्रॉस ब्रीड करवा के सिद्ध किया मेंडल साहब ने। इसीलिए यह नियम बनता है जिसे कहते हैं प्रभाविकता का नियम, कि माता पिता में से जिसके गुण ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो अपनी संतान में प्रकट होते हैं या फिर प्रदर्शित होते हैं। मटर पर प्रयोगों द्वारा मेंडल ने बताया कि माता एवं पिता में जिसका गुण प्रभावी होता है और वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, और दूसरे जनक का गुण प्राय लुप्त हो जाता है या छिप जाता है। तो जो
कम प्रभावी था वो तो लुप्त या छिप गया, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी था वो प्रकट होने लगा। ऐसा उसने कई बार कई स्टेप्स में मटर के पौधों के साथ प्रयोग करके देखा और हर बार ऐसा पाया तो उसने नियम दिया मेंडल साहब ने, जिसे कहा जाता है प्रभाव का नियम। यहां आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि उन्होंने फ्लावर के कलर पे काम किया, तो जो एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में वर्ण संक्रमित पौधे थे, उन वर्ण संकर पौधों में से जो प्लांट के फ्लावर हुए वो पर्पल थे, क्योंकि पर्पल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट था, और जो सफेद था वो लुप्त हो गया, वो क्या हो गया, रिसेंसिव ट्रेट हो गया। ऐसे जब उन्होंने बोने पौधे और लंबे पौधे के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया तो अगली संतति में क्या देखा कि ज्यादा संख्या जो थी वो लंबे पौधों की थी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लंबे पौधे थे वो प्रभावी थे। ऐसे उसने अलग अलग सीड्स के कलर पे, सीड्स के शेप पे, पोड के कलर पे, पोड के शेप पे, फ्लावर पोजीशंस पे, इन सब पे उसने अपने प्रयोग करके इस नियम को दिया कि माता पिता में से जिसका गुण प्रभावी होता है वही संतान में प्रदर्शित या प्रकट होता है, और जिसका गुण प्रभावी नहीं होता है या कम प्रभावी होता है वो दिखाई नहीं देता या फिर प्रायः लुप्त हो जाता है। दूसरा नियम है दोस्तों वियोग का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के अनुसार यह नियम क्या कहता है, वर्ण संकर प्राणी या जातियां आने वाली पीढ़ियों में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं, यानी किसी एक पीढ़ी में दो गुणों का मेल आगे चलकर अलग अलग गुणों अर्थात शुद्ध प्रकारों के रूप में प्रदर्शित होता है। इसे कहा जाता है वियोग का नियम। इस नियम के अनुसार अंत में शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है। देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है वियोग का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब दो अलग अलग वर्ण संकर प्रजातियों को क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है तो दोनों में अलग अलग गुण हैं, ये आगे चल के दोनों के मिक्स गुणों के रूप में अगली संतान होती है जिसको हम संकर कहते हैं। अब इस प्रोसेस को और आगे लेके जाएंगे तो 2-3-4 पीढ़ी बाद क्या होगा कि जो शुरू में अलग अलग दो प्रजातियों को क्रॉस ब्रीड करवाया था वह गुण आगे चल के सेपरेट अलग अलग होने लगेंगे, अर्थात जो संकर में पहले शुद्ध से आए थे वही आगे चल के अगली पीढ़ियों में शुद्ध रूप से प्रकट होने लगते हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर वियोग का नियम। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले वंशानुक्रम के नियम की ओर। और भी कुछ नियम हैं लेकिन यही कुछ महत्वपूर्ण है जिनका हमारे सिलेबस में रोल है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर वंशानुक्रम के नियम और प्रिंसिपल का सीधा रोल नहीं है। हमारे यहाँ टॉपिक क्या है, बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव और उसकी भूमिका। तो हम केवल भूमिका को लेकर ज्यादा चीजें डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये 4-5-6 प्रिंसिपल्स जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो थोड़े से वंशानुक्रम के नियमों में मुख्य नियमों में माने जाते हैं, हमने केवल उन्हीं को चर्चा की है दोस्तों। अब इसी में हम आगे चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। मानव विकास पर वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे इंटीग्रेटेड या समग्र रूप से वंशानुक्रम मानव विकास की में अपनी भूमिका को रखता है, इस पर हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन कर लिया। आप जान भी गए, समझ भी गए कि हम सब में जो वंशानुक्रमीय गुण और विशेषताएं होती हैं वही संपूर्ण जीवन को एक दिशा प्रदान करती हैं। उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ कितना डेवलपमेंट होना है, किस लेवल पर होना है, किस तरीके से होना है, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से संबंध रखती हैं और वहीं से तय होकर आती हैं। उन्हें सिर्फ अवसर मिलते हैं वातावरण के माध्यम से। तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के प्रभावों को अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग आयामों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। उनमें से कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जहां हम बात करेंगे। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने वंशानुक्रम का प्रभाव मानव की मूल शक्तियों पर कैसे पड़ता है इसको लेकर अपना अध्ययन किया और उस अध्ययन के कुछ परिणाम इन्होंने स्पष्ट किए। थॉर्नडाइक का कहना यह है कि मूल शक्तियां, देखो पहले समझते हैं मूल शक्तियां होती क्या हैं। मूल शक्तियों का मतलब होता है सर एक बालक में या हम सब में ऐसी
शक्तियां, ऐसे पावर, ऐसी योग्यताएं, ऐसी विशेषताएं या गुण जो मूल रूप से आते हैं, मूल रूप से हमें निहित होते हैं, उन्हें कहा जाता है मूल शक्तियां। मूल रूप से निहित होने का मतलब जैसे हमारी बुद्धि वंशानुक्रम से मूल रूप से हमें निहित होती हैं और वही पूरे जीवन भर चलती रहती हैं। हमें निहित मूल प्रवृत्तियां, उन मूल प्रवृत्तियों से बनने वाले संवेग, उसके अतिरिक्त हमारा संज्ञानात्मक क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, हमारी रुचियां, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें मूल रूप से होती हैं। हमारा नाक, नक्श, चेहरा, इसकी डिजाइन, हाव भाव, स्ट्रक्चर, ये चीजें काफी मूल रूप में हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं और यही आगे चल के विकसित होती हैं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव जब थॉर्नडाइक ने मूल शक्तियों पर किया, कई बच्चों के साथ प्रयोग करके काफी लंबे समय अध्ययन करके देखा कि वंशानुक्रम जो है वो मूल शक्तियों को कैसे प्रभावित करता है, तो यहां पर उन्होंने क्या पाया कि मूल शक्तियां वंशानुक्रम के द्वारा ही तय होती हैं और बहुत ज्यादा वंशानुक्रम के द्वारा इन्हें निर्धारित या सुनिश्चित कर दिया जाता है और वही पूरे जीवन भर आगे विकास में मदद करते हैं या वही संपूर्ण गतिविधियों में भूमिका निभाते हैं। एक और व्यक्ति हैं कार्ल पियर्सन ने शारीरिक लक्षणों पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया और शारीरिक लक्षणों पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद कार्ल पियर्सन ने क्या पाया कि शारीरिक लक्षण जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, जैसा मैंने रिसेंटली आपको बताया, हमारी लंबाई, चौड़ाई, रंग, फेस एक्सप्रेशंस, हाव भाव, हमारी बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हमारा नाक, नक्श, चेहरा, बनावट, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सारे की सारी चीजें हैं, इन्हें हम कहेंगे शारीरिक लक्षण। तो शारीरिक लक्षणों पर किस प्रकार वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया कार्ल पियर्सन ने। और कार्ल पियर्सन कहते हैं कि वंशानुक्रम शारीरिक लक्षणों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और माता पिता के द्वारा काफी हद तक ये चीजें पहले से सुनिश्चित या पूर्व निर्धारित हो चुकी होती हैं। अगले व्यक्ति हमारे गार्डनर मर्फी साहब ने बुद्धि पर प्रभाव को अध्ययन किया। गार्डनर मर्फी ने वंशानुक्रम कैसे बुद्धि को प्रभावित करता है, बुद्धि के साथ वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है, इसको लेकर अध्ययन किया और गार्डनर ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम में माता पिता से या जीन्स के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है और यही बुद्धि जीवन भर हमारे द्वारा समस्त बौद्धिक कार्यों को निष्पादित करने में हमारी मदद करती है। बुद्धि को बढ़ाया घटाया जाना संभव नहीं है। बुद्धि मात्रात्मक रूप से, मूल रूप से जो होती है वही जीवन भर रहती है। हाँ, बौद्धिक कार्य करने से बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है, बुद्धि की कुशलता बढ़ जाती है, बौद्धिक कार्यों में बहुत ज्यादा गुणवत्ता और उच्चता आने लगती है। तो हम सामान्यतः बोल देते हैं कि बुद्धि बढ़ गई है, लेकिन दोस्तों बुद्धि मात्रात्मक रूप से नहीं बढ़ती है। माता पिता के द्वारा जीन्स में, वंशानुक्रम में जो बुद्धि मिलती है वही जीवन भर सारे कार्यों को संपादित करती है। अगले व्यक्ति हमारे क्लिनबर्ग जो है वो प्रजाति की श्रेष्ठता पर इन्होंने वंशानुक्रम के प्रभाव को अध्ययन किया। देखिए प्रजाति की श्रेष्ठता का मतलब क्या होता है। देखो प्रजाति किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। प्रजाति, स्पीसीज, प्रजाति का मतलब हो गया जब एक जैसे गुण और विशेषताओं वाला एक समूह होता है, तो उस एक समूह को जब लगातार कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया जाता है, कई पीढ़ियों के बाद वो समूह अन्य से भिन्न हो जाता है, वो चाहे शारीरिक लक्षण हो, चाहे मानसिक लक्षण हो, चाहे अन्य कोई लक्षण हो, उसके आधार पर तो उस एक समूह को कह दिया जाता है प्रजाति। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अंग्रेज एक प्रजाति है। अंग्रेज का मतलब जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, जो अंग्रेजी देशों में रहते हैं वो अंग्रेज कहलाते हैं, लेकिन ये एक प्रजाति है। लगातार कई पीढ़ियों तक जब ये चलता रहा तो क्या देखा गया कि अंग्रेज बहुत गोरे होंगे, सॉफ्ट होंगे, लंबे चौड़े होंगे, उनके बाल सफेद रंग के होंगे, आंखें भूरी होगी। तो ये सारे के सारे जो 5-6 चीजें मैंने बताई, ये क्या है, उनकी प्रजाति की विशेषता है। ऐसे अगर मैं निग्रो की बात करूं, अफ्रीकन लोगों की बात करूं, तो लगातार कई पीढ़ी के साथ चीजें हस्तांतरित होती रही और आज जो ही एक निग्रो का नाम लिया जाता है, तुरंत हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि निग्रो का मतलब एक बहुत काले रंग का व्यक्ति होगा, उसके नाक लंबा सा होगा, आंखें बैठी हुई होगी, बाल छोटे छोटे होंगे, घुंघराले होंगे, बहुत हार्डनेस होगी और लंबा चौड़ा फिट फॉर आदमी होगा, स्ट्रॉन्ग सा होगा, अजीब सा होगा। तो ये क्या हो गया, निग्रो की प्रजाति और एक अंग्रेज की प्रजाति। दो प्रजाति को लेकर मैंने एग्जाम्पल दिया। अब ये क्या है, अंग्रेज
प्रजाति के लोग आगे अंग्रेज जैसी ही विशेषताओं वाले होते हैं, निग्रो प्रजाति के लोग निग्रो जैसी ही विशेषताएं वाले होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रजाति होती है, प्रजाति की जो गुण और विशेषताएं होती हैं वह वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होती हैं। उस प्रजाति की अगली संततियों को ऐसे गुण और विशेषताएं वंशानुक्रम के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। एक प्रजाति अगर श्रेष्ठ है तो उसकी श्रेष्ठता क्यों बनी, इसको लेके क्लिंसबर्ग कहते हैं कि उस प्रजाति में श्रेष्ठता के गुण उसको पूर्वजों से मिले, उसने अपने जीवन में और नए गुण हासिल किए, फिर अगली पीढ़ी में वो नए गुण फिर गए। इस प्रकार से लगातार एक वंश जो है वो श्रेष्ठता को हासिल करता है और प्रजाति की श्रेष्ठता इस प्रकार से बनी रहती है, ऐसा कहते हैं क्लिंसबर्ग। अगले व्यक्ति है दोस्तों केटल। केटल जो है, केटल ने व्यवसायिक कुशलता पर वंशानुक्रम के प्रभाव को अध्ययन किया और केटल ने कहा कि जो व्यवसायिक कुशलता होती है ये भी वंशानुक्रम के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। देखिए कैसे, हमारे यहाँ अगर हम हमारे समाज की बात करें तो हमारे यहाँ कई सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो वंशानुक्रम के आधार पर तय होते हैं। हाँ, आजकल परिदृश्य बदल रहा है, आजकल कोई भी कोई काम कर सकता है, लेकिन कुछ समय पहले तक अगर हम किसी गांव की बात करें तो वहां किसी नाई का बेटा ही आगे बाल काटने का काम करता है, बढ़ई का बेटा ही बढ़ई का काम करता है, कुम्हार का बेटा ही कुम्हार का काम करता है। ऐसा ट्रेंड हमने हमारे समाज में, गांव में या कुछ समय पहले की संस्कृति में देखा भी है। अब एक कुम्हार की बात करते हैं तो एक कुम्हार का बेटा जिस दक्षता और कुशलता के साथ नया मटका बनाता है, शायद उतनी कुशलता और दक्षता के साथ एक दूसरा व्यक्ति या दूसरा बालक जो उसी की उम्र का है, उसी की क्लास में पढ़ता है, उसी के जैसा लंबा चौड़ा है, दिखने में सारा का सारा है, वो उस दक्षता और कुशलता के साथ मटका शायद नहीं बना पाए। ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर केटल कहते हैं कि इस कुम्हार के बच्चे में मटके बनाने की कुशलता और दक्षता काफी हद तक वंश क्रम में ही इसको मिली है। हाँ, इसने अपने जीवन में कुछ व्यवहार में चीजों को सीखा, देखा और जो वंशक्रम में विशेषता मिली है उसको उसने और उन्नयन कर लिया और अच्छा मटका बनाने वाला ये बन गया। तो ये कहलाता है व्यवसायिक कुशलताओं पर वंशानुक्रम का प्रभाव। केटल ने अध्ययन करते हुए इसको सिद्ध किया दोस्तों। अगला व्यक्ति हमारा विनशिप। विनशिप ने सामाजिक पहलुओं पर वंशानुक्रम के प्रभाव को अध्ययन किया। विनशिप कहते हैं कि समाज में जो विभिन्न पहलू होते हैं, ये समाज के विभिन्न पहलू वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। जैसे भारत में एक बच्चा विकसित होता है तो उसका जो सामाजिक परिवेश होता है, उसके जो सामाजिक पहलू होते हैं, उसमें उसके माता पिता और उसके समाज का प्रभाव होता है। यही बच्चा अगर इंग्लैंड में विकसित होता है, ब्रिटेन में विकसित होता है, तो वहां भी उसके माता पिता और समाज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दोनों अलग अलग तरह के समाज में हैं, लेकिन इनके साथ जो रहन सहन है, समाज के तरीके हैं, इनके ऊपर इनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक पहलू पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। इस बारे में अध्ययन किसने किया? विनशिप ने किया। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है डगलस। डगलस ने चरित्र पर कैसे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। हम जब भी रिश्ता करने के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं तो वहां जाने के साथ उसके खानदान के बारे में पता करते हैं। हम पता करते हैं कि जो लड़की है जिससे हम रिश्ता करने वाले हैं, इसके खानदान की स्थिति क्या थी। तो फिर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं बोलते हैं नहीं, खानदान बिल्कुल अच्छा, साहब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खानदान की लड़की है या अच्छे खानदान का लड़का है। अब यहाँ अच्छे खानदान की लड़की या अच्छे खानदान के लड़के का मतलब क्या है? आ जाओ वापस डगलस पर। डगलस कहते हैं कि किसी भी बालक या बालिका का चरित्र कैसा होगा, इसमें काफी ज्यादा भूमिका होती है उसके वंशानुक्रम की। तो हम यह मानते हैं कि इस लड़की के पिछले 5, 6, 7 पीढ़ी में कोई गलत काम किसी ने नहीं किया है, कोई गलत प्रवृत्तियां नहीं रही हैं, कोई गलत रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसका मतलब वंश क्रम में इस लड़की या लड़का जिसका रिश्ता करने वाले हैं, इसके अंदर भी चरित्र जो है, कैरेक्टर कहां से आ रहा है? वंश क्रम से आ रहा है। तो यहां भी इसका संभवतया कैरेक्टर, इसका चरित्र अच्छा होगा। और इसके विपरीत कहीं अगर किसी का कैरेक्टर ढीला है तो यहां देखेंगे कि पिछले वंशक्रम में, पिछली पीढ़ियों में गड़बड़ थी, तो ये भी गड़बड़ होंगी। तो बोलते हैं नहीं साहब, हमें इससे रिश्ता नहीं करना है। तो ये बोलते हैं डगलस। आगे चलते हैं महानता पर प्रभाव। गाल्टन क्या कहते हैं? महानता का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, पहले राजा का बेटा ही राजा बनेगा और राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो ऐसा इसलिए मानते थे कि साहब राजा का जो बड़ा बेटा है उसमें उसके पिता
उसके पिता के जो गुण हैं वो सीधे उसमें आ गए हैं तो वो राजा बनने लायक हैं। बड़ा बेटा होने के साथ ही यह मान लिया गया है कि माता पिता से, इसके पिता से जो राजा है उस राजा के जो गुण हैं वो संतान में आ गए हैं वंशानुक्रम में, और अब ये राजा बनने के लायक होता है। इसीलिए पहले जब राज तिलक की स्थितियां होती थी तो बड़े बेटे को प्राथमिकता दी जाती थी। कहीं ना कहीं यह जो परंपरा थी, यह जो धारणा थी, यह वंशानुक्रम पर आधारित थी। ऐसा कौन कहते हैं? गाल्टन कहते हैं। और गाल्टन ने महानता पर वंशानुक्रम के प्रभावों को अध्ययन किया और अपने अध्ययन के साथ उन्होंने आंकड़े स्पष्ट किए और वंशानुक्रम के प्रभाव को महानता के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कशन किया कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। उसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्रों में वंशानुक्रम के प्रभावों को अध्ययन किया और अपने थ्योरीज दी, उसको भी हमने जाना। तो ये हमारा वंशानुक्रम से संबंधित जो कंटेंट है वो यहाँ बाइंड अप होता है। हम अगली क्लास में बात करेंगे वातावरण की और वातावरण से जुड़े हुए संपूर्ण तथ्यों को लेकर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।